हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ब्रेन स्टॉर्मिंग हब आपका स्वागत करता है। मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, जिसमें आज हम जो पढ़ेंगे टॉपिक उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो हमें ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है ट्रिग्नॉन और एक का नाम है ट्रॉन। ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्रायंगल्स और मेट्रॉन का मतलब होता है क्या, मेजर। मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल के मेजरमेंट की पढ़ाई करने को हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो अब आप ये सोचोगे कि भैया जो चल रहा है हर एक ट्रायंगल के बारे में बात होगा। नहीं, जैसे कि आपने पहले से आप जानते होंगे कि हम इस तरीके के ट्रायंगल को हम जानते हैं कि 3 साइड है। ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल कैसा होता है और ऐसा भी ट्रायंगल होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये एक ट्रायंगल जो आपने पहले ही पढ़ा होगा, ये भी ट्रायंगल आपने पहले भी पढ़ा होगा। और एक और ट्रायंगल होगा जो इस टाइप का होता है। इन तीनों में क्या फर्क है, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल इस ट्रायंगल में, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। इस ट्रायंगल को आप देखो, ये एंगल और ये एंगल तो एक्यूट है, लेकिन ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। इस ट्रायंगल में क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, एक्यूट है। एक्यूट मतलब क्या होगा, जो ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो, और ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या हुआ, जो 90 डिग्री से बड़ा हो। लेकिन एक ऐसा एंगल भी तो है इसमें, ये है 90 डिग्री। तो ये एक स्पेशल टाइप का ट्रायंगल हो गया। ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल है। तो जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री यूज होता है उसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। हम इनकी बात नहीं करेंगे इस ट्रायंगल में। ठीक है, अगर इनकी बात होगी भी तो इसमें कहीं ना कहीं 90 डिग्री यूज करना होगा, तभी हम यूज कर पाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम क्या पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम और देखते हैं इसमें और क्या क्या होता है। तो आप तो मीनिंग समझ गए कि ट्रायंगल के मेजरमेंट को हम इसमें पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अब है कि इसमें पहला जो टॉपिक है जो आप लोग के एनसीईआरटी के सिलेबस में है, ठीक है, वो है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ रेशियोज हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो रेशियो पहले क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, कहीं लिखा हुआ होगा कि x:y, ये इज टू है, x:y बोलते हैं इसको। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x/y भी तो लिख सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, 2:3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3। तो इसको रेशियो बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आया हमारे पास, जो हमने पढ़ा, सबसे पहले जिसका रिसर्च हुआ वो था साइन। साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको साइन बोलते हैं। और एक्चुअली ये आया कहाँ से, तो ये कहीं ग्रीक जो है वहीं से एक्चुअली आया। उसके पहले भी इसका पास्ट है, कहाँ कहाँ से आया है। उसके बाद हम हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम ये देखेंगे। तो ये साइन एक्चुअली ऐसे होता है, SIN, साइन नाम से। ठीक है, तो ये साइन नाम से जो होता है, उसके बाद और क्या क्या होता है, एक होता है आपका कोसाइन होता है, कोसाइन, ये कोसाइन। फिर एक अगला जो होता है वो क्या होता है, टेंजेंट। तो ये बेसिक 3 है, और भी 3 है, मैं बताता हूं अभी। इसमें क्या है कि इनके साथ है ना थीटा भी लगा होता है। ये थीटा क्या है, ये भी ग्रीक लेटर है। इससे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर इसको हमने नाम दे दिया ABC, ठीक है, और इस एंगल को हमने बोल दिया क्या, थीटा। थीटा मतलब कुछ भी एंगल हो सकता है। आपने पहले पढ़ा होगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में कि 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आप उसको कंपास से बनाते थे। या फिर आपके पास डी होता है जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, उसको यूज करके एंगल बनाते थे। ये वही एंगल है। इसको बस हम वेरिएबल फॉर्म में, जैसे आप XYZ वेरिएबल फॉर्म में यूज करते हो, वैसे ही ये है।
थीटा, इसको हम वेरिएबल एंगल की तरह यूज कर सकते हैं। हम इसको ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो साइन है इसको साइन सी भी लिख सकते हैं, हम अगर इस एंगल को रिप्रेजेंट करना हो तो साइन सी। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है केवल। आगे देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये जो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, एक का नाम है साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ये 6 टाइप के आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, अब इसमें ये जो है फर्स्ट वाला साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये तीनों मेन है और ये तीनों जो है इनके रेसिप्रोकल है। तो कौन किसका रेसिप्रोकल है ये देख लेते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेकेंट। कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या है? सेकेंट। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कौन है? कोटेंजेंट। ठीक है, अब नॉर्मल लाइफ में हम इसको एग्जैक्ट ऐसे यूज नहीं करते, हम इसका शॉर्ट फॉर्म हमने बना रखा है। हमने क्या बना रखा है? हमारे पुराने लोगों ने बना रखा है, हमारे ऋषियों ने बना रखा है, हमारे साइंटिस्टों ने बना रखा है। तो हम उसकी बात करते हैं, ये है, इसको हम ऐसे यूज करते हैं साइन थीटा। ठीक है, और इसको कोसाइन को हम यूज करते हैं कॉस थीटा। टेंजेंट को हम कैसे यूज करते हैं? एज अ टेन थीटा। और कोसेकेंट थीटा को कैसे यूज करते हैं? कॉसेक थीटा। सेकेंड थीटा को कैसे यूज करते हैं हम? एज अ सेक थीटा। और कोटेंजेंट जो आखिरी वाला जो बचा है इसको हम यूज करते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो इतने टाइप के हैं हमारे पास। अब रेशियो क्या है? तो इन्हीं से हम कुछ रेशियो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। आपको ये तो याद हो गया, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, इन 6 को याद रखना है आपको। इसके बारे में आपको नॉलेज हो तो भी काफी है। ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है कि रेशियो है, वो इनका रेशियो होगा, इनका रेशियो होगा, इनका रेशियो होगा। वो मैं दिखाता हूं अभी। वो ऐसे होगा कि हम लेंगे एक ट्रायंगल। सबसे पहले हम लेंगे क्या? ट्रायंगल। ट्रायंगल से भी पहले हम एक काम करते हैं। आप ट्रायंगल जानते हो? ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बना रहा हूं, आपके घर में, आपके कमरे में आप देखोगे कि एक दीवार है। ठीक है, तो जो दीवार है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये तो आपका ग्राउंड हो गया, अर्थ, सरफेस, जो फ्लोर होता है वो सरफेस हो गया। ठीक है, और इस पे ये दीवार ऐसे खड़ी होती है, इस तरीके से खड़ी नहीं होती, इसको सीमेंट, ईंट, बालू से इसको फिक्स किया होता है। तो हम क्या बोलेंगे? ये जो खड़ी है इस सरफेस पे, तो इस सरफेस पे खड़ी है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? बेस। बेस है भाई, जिस पे आप खड़े हो। मैं खुद जिस पे खड़ा हूं, ये क्या है? जिस पे खड़ा हूं वो क्या है? वो बेस है। और मैं इस पे खड़ा हूं, मतलब मैं स्ट्रेट लाइन में खड़ा हूं सीधी, ये भी सीधा है। तो इसका हमने नाम क्या रख दिया? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर। और इनके बीच में आप देखोगे कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये एक बेस है, आपका सरफेस, जो फ्लोर है घर का, कमरे का, और ये एक दीवार है। अब आपके घर में आपकी माँ ने बोला कि बेटा एक काम कर, कि तू जा और इस पॉइंट पे एकदम छत से जरा से नीचे, यहां पे तुम्हें एक कील ठोकनी है। कील को यहाँ पे ठोकनी है। तो तुम्हारी हाइट है 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, लेकिन ये छत का लगभग 10 फीट होता है। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ तक कैसे पहुंचोगे? आपको यहाँ पहुंचने के लिए या तो एक टेबल लगाना होगा, या फिर हम एक काम कर सकते हैं, सीढ़ी, लैडर जिसको बोलते हैं, वो हम लेके आएंगे और उसको हम ऐसे करके रख देंगे। लेकिन वो कौन से लेंथ का होना चाहिए? मालूम चला कि ये 10 फीट का है और मैं लेके आ गया 8 फीट का लेडर। तो वो क्या हुआ कि जब हमने रखा तो उसको इस तरीके से रखेंगे हम। किसी भी सीढ़ी को कुछ एंगल पे रखते हैं हम। सीधे सीधे अगर रख देंगे तो वो होगा नहीं, वो रख नहीं पाएंगे, वो गिर जाएगा। क्यों? ये आप फिजिक्स में पढ़ते होगे, फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इस तरीके से हम रखेंगे क्या? एक लैडर को रखेंगे। लेकिन अगर हम इस लैडर को ऐसे रखते हैं, एक अर्थ के साथ एक एंगल बना के, तो ये क्या होगा कि ये हो सके तो यहाँ तक पहुंच ना पाए। तो हमें ये देखना होगा कि भैया एग्जैक्ट जो यहाँ तक चला जाए और हमारी हाथ वहां पहुंच जाए और हम इजीली वहां पे कील को ठोक पाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें एक ऐसा लैडर लाना होगा जो इस लेंथ का हो, कुछ इस लेंथ का हो, जो वहां तक पहुंच सके, तभी तो आपका काम होगा। तो ये जो लैडर जो आपका है, ये वाला लैडर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं।
ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस आपको क्या दिख रहा है कि बेस और परपेंडिकुलर को इस तरीके से मैच करवा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करवा रहा है। तो इसको हमने क्या नाम बोला, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस तो क्लियर हो गया होगा कि इसी को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अब आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल होंगे। ये टावर, जो मोबाइल का टावर होता है, ये पोल, वो क्या है, अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर खड़ा है। अगर उसको टेढ़ा करके लगाया जाए तो शायद वो गिर जाए। ठीक है, क्यों, भाई mg फोर्स की वजह से वो नीचे गिर जाए। तो यहाँ क्या हुआ कि हमको 90 डिग्री पे रखना होगा। हम भी खड़े हैं तो हम क्या है, अर्थ पे परपेंडिकुलर खड़े हैं, और जिस पे खड़े हैं वो हमारा बेस हो गया। और बेस से लेके परपेंडिकुलर के टॉप तक अगर हम जब जाते हैं तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। इसको ट्रायंगल फॉर्म में क्या बोलेंगे, ऐसे दिखाएंगे हम कि ये ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, साइड परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, और इन दोनों को अगर हमने मिला दिया तो यही हो गया हाइपोटेन्यूस। क्या, यही तो है, और तो कुछ है नहीं, यही ट्रायंगल है और यही हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अब मैं बोल दूं कि ये जो सीढ़ी था इसको हमने 30 डिग्री के एंगल पे रखा। ठीक है, कुछ तो एक एंगल होगा जब इसको हम इस तरीके से करके सुलाते हैं दीवार पे। ये दीवार है, हमने सीढ़ी को ऐसे रखा तो कुछ एक एंगल पे होगा ये। हाँ, इसको बहुत ज्यादा एंगल पे भी रख देंगे और बहुत ज्यादा दूर रख देंगे तो फिर हम ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। लेकिन अभी एक पर्टिकुलर एक एंगल है जो शायद 30 डिग्री ही है, तो इस पे क्या होगा, इस तरीके से रखा और हम इस पे चढ़ के अपना काम कर लेंगे। तो आपकी मम्मी ने जो आपको प्रोजेक्ट दिया था, जो काम दिया था, वो आपने कंप्लीट कर दिया, कि यहाँ जाके कील ठोक दिया। लेकिन इससे क्या होगा, ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज देखो यहाँ पे है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है कि अगर आप नहीं समझोगे कि भैया कितने लेंथ का ये लाया जाए हाइपोटेन्यूस, तो आप कैसे रखोगे, आप छोटा लेके आ गए, इतने इसी हाइट तक पहुंचा, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट हम जो ट्रिग्नोमेट्री का है हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, वो हाइपोटेनस हो गया। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया कि हाँ कौन किसको क्या बोलते हैं। अब जब ये ट्रायंगल फॉर्म हो गया तो उसको हम नाम बोल देते हैं, किसको ए बी बोला, ये बी सी बोला। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, इसको 90 डिग्री ऐसे लिख देता हूँ, वरना इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी जो हो गया यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ऐसे करके मैं परपेंडिकुलर लिखता हूँ। ठीक है, आप भी धीरे धीरे समझ जाओगे, परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन ऐसे ही लिख सकते हैं, हम लिख लेते हैं कि शॉर्टकट में इतना लंबा परपेंडिकुलर बार बार लिखना टाइम वेस्ट है, बी सी। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखोगे, आप एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे। बी सी क्या हो गया, यहाँ पे आपका बेस हो गया। ठीक है, और ए सी क्या है, ए सी हो गया आपका हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हो गया, यहां तक तो कंप्लीट। अब हम फिर से आते हैं उसी पे, साइन थीटा कॉस थीटा, कि आखिर यहीं से कहीं ना कहीं से आया साइन थीटा कॉस थीटा। तो मैं इधर वाले को इरेज कर देता हूं, ये आप समझ चुके हो। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, जैसे आप ब्रिज बनाते हो, आपने देखा होगा एक ब्रिज जो कि कैसा होता है, वो बीच में इस तरीके से पिलर टाइप का होता है, और ये यहां से ना तार ऐसे ऐसे खींच के इस तरीके का ब्रिज बनाते हैं। तो ये हैंगिंग ब्रिज है, आपने बहुत जगह देखा होगा कि यहाँ से तार, कुछ और तार होता है, यहाँ पे वायर्स होते हैं जिनसे इसको कनेक्ट करके ना ऐसे खींच के रखते हैं। हावड़ा ब्रिज भी कुछ इसी टाइप का है, कोलकाता में आप जाओगे देखोगे हावड़ा ब्रिज कुछ इस टाइप का है। तो वहाँ पे नीचे पिलर नहीं है तो इसको खींच के रखते हैं। तो उन्होंने ये कैसे किया होगा, एंगल मेजर किया होगा, तो ये हाइपोटेनस, ये वायर कैसे लगाएंगे, तो ये बेस मालूम होगा, परपेंडिकुलर मालूम होगा, उसके हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उन्होंने वो हावड़ा ब्रिज भी बनाया होगा। ठीक है, तो अब हम अभी पहले देखते हैं हमारे रेशियो को, हम अपने पुराने टॉपिक पे आते हैं, उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसमें साइन थीटा। अब हम इसको साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कुछ एक रेशियो बताता है 3:4 वाला, जो उसी टाइप से होगा। क्या यहाँ पे होगा आपका, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब कि जो साइन थीटा जो रेशियो बताता है वो किसके बारे में बताता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के बारे में बताता है। ठीक है, अब उसके बाद अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बारे में बताता है, तो वो है बेस अपॉन सेम वही हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यानी बेस ये BC अपॉन AC हाइपोटेन्यूस, यही तो है। और टेन थीटा, टेन थीटा जो है वो क्या बताता है, वो है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब tan किसका रेशियो है, इन दोनों लाइंस के बीच का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cos किसका है, बेस अपॉन हाइपोटेनस का, और साइन किसका है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का। ठीक है, तो ये तीनों लाइंस को हमने यूज कर लिया यहाँ पे। इसके रेसिप्रोकल के बारे में कुछ देर बाद पढ़ेंगे। अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का जो ये p है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं p, और हाइपोटेनस का पहला लेटर जो है h, तो इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू p बाई एच, याद रखने का एक तरीका है, और लिख भी सकते हो आप कहीं भी। बेस का हम ले लेते हैं पहला लेटर b और हाइपोटेनस का h, b अपॉन h बोलते हैं इसको। tan थीटा का क्या होगा, p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा के बाद वो इसका जो रेसिप्रोकल था उसका नाम क्या था, उसको बोलते हैं क्या, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट p अपॉन h लिख दूंगा, इजी होगा। तो हम वहां पे लिख सकते हैं 1 अपॉन p अपॉन h साइन थीटा की जगह। और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, h ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा, h अपॉन p हो गया। तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, h अपॉन p, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और आप देख लो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसमें क्या है, p अपॉन h है, तो इसका उल्टा हो जाएगा h अपॉन p। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आप इन तीनों को याद रखोगे तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे बस क्या करना है, न्यूमरेटर में जो है उसको डिनोमिनेटर में लिया, और डिनोमिनेटर में जो उसको न्यूमरेटर में लिया, तो ये आपका हो गया वहां पे। ठीक है, फिर कॉस का जो है वो क्या है, अभी बताया था, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा किसके बारे में बोल रहे हैं, किसी एक एंगल को ये ले लेते हैं, यही थीटा है, सी को थीटा मान लिया, ठीक है, ये थीटा है। तो इस तरीके से इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 अपॉन, इसको उठा लेते हैं, बी अपॉन एच, कॉस का जो वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम हो गया, तो हम टेन थीटा का यहाँ पे कर लेते हैं, क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। रेसिप्रोकल मतलब तो यही होता है ना, कि आप कॉट थीटा है तो 1 अपॉन टेन थीटा लिख दिया, यहाँ पे कॉसेक थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा ले लिया, ये तो रेसिप्रोकल होता है, आप जानते होगे, मुझे तो ये लगता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन पी अपॉन बी, तो ये क्या होगा, उल्टा होके क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो ये फॉर्मूलाज होंगे इसके, रेसिप्रोकल के और मेन। तो आप इन तीनों को याद रखो, सबसे बढ़िया वही रहेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका होने लगेगा। ठीक है, तो यही रेशियोज हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीन रिलेशन आ गए हैं, किसका किसका, साइन थीटा का, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। तो मैं क्या करता हूं, आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे ये फॉर्मूला ही याद रहे। ठीक है, तो इसके लिए दो नाम याद रखने होंगे आपको। एक नाम क्या, जो हम और ऐसे याद रखना जैसे मैं कर रहा हूं, एग्जैक्ट वैसे ही। साइन थीटा के ठीक नीचे क्या लिख दोगे, पंडित बद्री, ये एक ही नाम है, पंडित बद्री प्रसाद। आपने सुना होगा, इंडिया में बहुत सारे नाम होते हैं ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे लाइन लगा देंगे कि अब भैया इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ लिखना है, और ये तो मुझे लगता है सबको ही जानते होंगे, हरी हरी बोल। तो लिखो और बोलो भी, हरी हरी बोलना चाहिए। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद और हरी हरी बोल। अब यहां से क्या होगा, पंडित का हम स्टार्टिंग लेटर पी ले लेते हैं और हरी का एच ले लेते हैं, पी बाई एच। साइन थीटा का भी हमने देखा था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आया था, पी अपॉन एच। अब क्या आएगा, कॉस थीटा, बद्री हरी, तो बद्री का बी ले लेते हैं और हरी का एच ले लेते हैं, बी अपॉन एच। और टेन थीटा क्या होगा, प्रसाद बोल, प्रसाद का पी और बोल का बी। देखिए फॉर्मूला तैयार हो गया। तो आप इसको अगर आप याद रखोगे, ठीक है, यही ट्रिक है, छोटा सा हमने भी पढ़ा था, आपको भी पढ़ा रहे, कि पंडित बद्री प्रसाद और हरी हरी बोल, इसको याद रखोगे तो आप इजीली ये हैंडल कर पाओगे, तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी बेसिस पे। ये है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी 12 कुछ सेंटीमीटर ले लो, 5 सेंटीमीटर, कुछ तो यूनिट होगा, बिना यूनिट के थोड़ी ना होगा, और 13 सेंटीमीटर। लेकिन रेशियो जो है वो उसका यूनिट नहीं होता। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे
क्यों, अभी हमने किसी रेशियो का यूनिट तो नहीं दिखाया था, अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दिखाऊंगा किसी रेशियो का यूनिट नहीं होता है, और क्यों नहीं होता वो भी हम जान जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी, साइन बी बोले तो ये, इस बार मैंने थीटा नहीं लिखा है, बी कर दिया, साइन बी, कॉस बी, टेन बी और इनका रेसिप्रोकल, इन 6 रेशियोज का हम वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखते हैं, बस फॉर्मूला याद हो तो बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा, और ये आपके एक्सरसाइज 1 में है, आप देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के जो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज उसमें इसी बेस्ड पे क्वेश्चंस हैं आपके, आप सॉल्व करोगे उसको। पहले मैं एक सॉल्व कर देता हूँ। तो साइन बी, साइन बी, साइन बी इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी मैं एक बार लिख देता हूँ P अपॉन एच, परपेंडिकुलर क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस क्या है 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या हुआ है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो गया, तो इसीलिए वैल्यू क्या होगा 5/13। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा, आप नहीं भी लिखो तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये सब जानते हैं कि भैया रेशियो में यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है, तो 5/13 इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अगला क्या है कॉस बी, तो कॉस बी ये इसके सामने का जो साइड है ये है परपेंडिकुलर, यही तो है, ये बेस है आपका, ये परपेंडिकुलर, तो ये b अपॉन एच, बेस क्या है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस क्या है वहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ये फिर से कट गया, तो क्या आ गया आंसर 12/13, यूनिटलेस। ठीक है, tan b इक्वल टू p अपॉन b, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर अपॉन 12 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया आपका 5/12। डन। अब इसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कॉसेक, कॉसेक बी जो है उसको रेसिप्रोकल कर दो 13/5 इजीली, या फिर इसको ऐसे भी तुम अगर मन करे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 1/sin बी इज इक्वल टू 1/5/13 इज इक्वल टू 13/5, या फिर डायरेक्ट लिख दो कि ये होता है भैया। अब है इसके बाद कॉसेक का रेसिप्रोकल सेक बी, वहाँ से एक निकालना भी है, ये क्या हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट ये भी यहाँ पे ये भी कर सकते हो, h/b कर देता हूँ यहाँ पे, h/b रेसिप्रोकल कर दिया फॉर्मूला में, और h वहाँ से देख लिया हाइपोटेन्यूज क्या है 13 और बेस क्या है 12 हो गया। उसके बाद कॉट, कॉट बी, इस वैल्यू को इस पर उल्टा कर देते हैं, तीनों 3 तरीके से सॉल्व कर दिया डायरेक्ट, सॉरी ये आपका हो गया 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसमें क्या है एक इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बनाया उसमें क्या था कि इसको हमने बेस मान ही लिया है, ठीक है, कि ये बेस है क्योंकि हॉरिजेंटल है ये अर्थ के, लेकिन ऐसा हर टाइम नहीं होता है। अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, हम अभी तक बात कर रहे थे ए बी सी, इसको नाम दे दिया, अभी तक हम बात कर रहे थे इस एंगल की, ठीक है, लेकिन अगर इस एंगल की बात करें, मतलब कि वही फिर से वहीं पे आते हैं कि वो जो दीवार था आपके घर में और ये बेस, ठीक है, आपने सीढ़ी ऐसे करके लगा दिया, ठीक है, लेकिन अब ऐसा है कि आपको यार बहुत छोटा सा कर दिया जाए, वो जैसे ये आपका जो मूवी आया था एंटमैन क्वांटम वाला, उसमें आपको वो छोटा सा कर दिया, छोटा करके आपको यहाँ पे बिठा दिया गया, ठीक है, आपको यहाँ पे बिठा दिया गया और आपको बोला गया आपका भाई यहाँ पे खेल रहा है, ठीक है, और आपको बोला गया कि तुम यहाँ पे बैठ के चिपक के तुम देखो। जब तुमने देखा तो वो लाइन ऑफ साइट कैसा हुआ, इस तरीके का। लाइन ऑफ साइट क्या होता है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपने इधर से देखा, तो अब आप यहाँ पे हो और इधर देख रहे हो, मतलब आप इससे चिपके हुए हो, ठीक है, चिपक मतलब एक एग्जाम्पल है, बुरा नहीं मानना, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप इस वॉल के साथ आपने कुछ एंगल बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा। जब आप यहाँ पे हो तो इधर से एंगल बन रहा है, लेकिन जब आप यहाँ से तो इधर से भी दिख रहा है कि एक एंगल यहाँ से ही फॉर्म हो रहा है, तो ये भी कुछ ना कुछ एक एंगल होगा भैया, ठीक है। तो जब ये इस एंगल की बात करेंगे तब आप इस पे बैठे हो, इस पे चिपके हो, तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ठीक इसके सामने का जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस फिगर को अगर मैं ऐसे समझे, इसमें आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया,
ये वाला हो जाएगा बेस और ये होगा परपेंडिकुलर। क्या नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो इस ट्रायंगल को मैं घुमा देता हूँ। ये देखो, बस सेम ट्रायंगल को मैंने क्या किया, सेम ट्रायंगल को मैंने इस तरीके से कर दिया। अब वो जो ए लिखा हुआ है उसको मैंने ऐसे कर दिया, ये बी अपनी जगह पे रहा 90 डिग्री वाले पे, यहाँ 90 डिग्री है, और सी ऐसे रहा। अब देखो, अब तुम्हारे लायक हो गया। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या, ट्रायंगल को रोटेट कर दिया। रोटेट करने से अब ये बेस लग रहा है। तो वैसा ही समझना उस टाइम में भी, रोटेट करने की हर जगह जरूरत है नहीं। आप ऊपर से सोचोगे, दिमाग में सोचोगे कि अच्छा इसके साथ इस पे बैठा है यहाँ पे, तो एंगल इसके साथ फॉर्म हो रहा है, मतलब ये बेस है। अब इस बार ये बेस है, ठीक है, और अब इस बार ये परपेंडिकुलर है, और ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये तो वही रहेगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, इस बार ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो हर बार आपको क्या करना होगा, ट्रायंगल वो कुछ भी दे सकता है बुक में, इस तरीके से ट्रायंगल दे दिया, फिर आप क्या करोगे, यहाँ 90 डिग्री, इसका नाम दे दिया ए बी सी। लेकिन अगर एंगल ये बोले कि भैया इस एंगल को रिलेट करके बताओ, तो बेस कौन सा होगा, ये हाइपोटेनस, और जिसके साथ ये एंगल फॉर्मेशन हो रहा है हाइपोटेनस के साथ, ये क्या हो जाएगा, ये होगा इस बार बेस। ठीक है, तो आपको ढूंढना होगा कि कौन सा बेस है, और हर टाइम क्या होगा, जो एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पहचानना कि आपका बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। अगर सिंपल दिया हो इस तरीके से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर घुमा दे, ठीक है, तो इसलिए इसको समझ के रखना है। आप ऐसा नहीं तुम फिक्स कर लोगे दिमाग में कि हर टाइम नीचे वाला बेस होता है, नहीं होता है, एंगल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। ठीक है, इसी ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये बेस हो जाएगा, और इसी ट्रायंगल में इस एंगल की बात करूं तो ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ये क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इसमें साइन ए इक्वल टू 3/5 दे दिया है, ये रेशियो दे दिया, और बोलता है कॉस ए और टैन ए के बारे में बताओ, किसकी वैल्यू को बताओ। तो भैया अभी तो हमने पढ़ा नहीं था, अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें तीनों वैल्यू दिए हुए थे, तो हमको यहाँ पे कुछ कुछ सीखना है, उस बारे में बात करते हैं। हमने क्या किया कि ट्रायंगल पहले फॉर्म किया, ए के बारे में है, तो मैं इस बार ए यहाँ देता हूँ, तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा जो एंगल होगा ये होगा। अगर मैंने ए यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये बेस हो जाएगा, अभी यहाँ लिखा तो ये बेस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। साइन ए, इसको मैंने नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू हम क्या जानते हैं, साइन ए इक्वल टू होता है P/H, और P की जगह यहाँ पे क्या है 3 और नीचे 5, तो P 3 हो गया और H क्या हो गया 5 हो गया। तो परपेंडिकुलर अभी इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने का साइड ये, तो परपेंडिकुलर 3 ये हो गया, और ये क्या हो गया 5, सॉरी हाइपोटेन्यूस, ये 5 P/H। तो हमें तो ये मालूम नहीं है। अगर हम जैसे कि अभी कॉस ए निकालना हो, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस तो हमें मालूम ही नहीं है, तो बेस का वैल्यू रखोगे कहाँ से, पिछले क्वेश्चन में तो था, बहुत आसान था, कर दिया, अब करो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको नहीं आता तो मैं भी बता देता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब इसको लिख सकते हैं एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस का स्क्वायर है, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर है, ये बेस का स्क्वायर है। और यहाँ पे हाइपोटेनस की जगह पे क्या लिखा हुआ है, ए सी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर की क्या जगह क्या लिखा हुआ है, बी सी उसका स्क्वायर। और बेस की जगह क्या लिखा हुआ है, बी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें यहाँ कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, ए सी मालूम है तो हमने इसको लिख दिया 5 का स्क्वायर, बी सी 3 का स्क्वायर, और बी ए हमें मालूम नहीं है तो इसे निकालना है, बी ए का स्क्वायर ऐसे रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका बी ए का स्क्वायर। बी ए के वैल्यू को निकालना है तो इसको एक साइड रख लो, जो निकालना होता है उसको हम एक साइड कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, और 9 को उधर ले गए। तो ये 25 माइनस 9 ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 कितना होता है, मुझे तो लगता है कि 16 होता होगा। 16 होता है क्या, एकदम ठीक है।
ठीक है, तो अब क्या करें, अब इधर बी ए स्क्वायर है, हमें वैल्यू क्या चाहिए, बी ए स्क्वायर की तो वैल्यू चाहिए नहीं, तो बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16, और यहाँ से इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 4, तो इसका मतलब हमारे पास बी ए आ गया क्या 4, और ये हमने कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। मतलब ऐसा हो सकता है बहुत बार अलग अलग वैल्यू दिए हो, अगर कभी ये और ये दिया हो तो ये निकालना होगा इन्हीं तीनों को यूज़ करके, यही रिलेशन है पाइथागोरस थ्योरम। कभी ये दोनों दिया हो तो ये निकालो जैसे अभी निकाला, कभी ये और ये दिया हो तो ये निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब आ गया, अब हमारे पास आसान हो गया, अब हमें बेस मालूम हो गया, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, 4/5 हो गया आंसर। 10 ए इक्वल टू बेस P/B, परपेंडिकुलर क्या है 3, अब बेस क्या है 4, सॉल्व। बस यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी, ये पाइथागोरस थ्योरम, इसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, आप उनको देखोगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और हम कर लेते हैं जो अभी हमने सीखा, वो क्या है, अगर एंगल सी को देखा जाए, एंगल सी मतलब अगर हमने यहाँ क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमने पूछ दिया कि साइन सी क्या होगा, तो साइन सी क्या होगा, फिर से परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की जगह P/S तो लिख देंगे। ठीक है, लेकिन तुम जब आंसर शीट पे लिखोगे, जब नोटबुक पे लिखोगे, जब स्कूल में चेक करवाओगे, तब यहाँ पे सिर्फ P/H लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे इसके सामने का साइड कौन सा है, ये वाला है, तो परपेंडिकुलर क्या हम लिख सकते हैं, BA, और हाइपोटेनस क्या है CA या AC, आप CA भी लिख सकते हो AC भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दोगे आप तो सब, तो ये क्या हो गया, ये इसका एड्रेस हो गया। BA मतलब इसके बारे में कह रहा है, CA मतलब इसके बारे में कह रहा है, ये आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल वगैरह में, क्लास 10th में हो यार, इतना तो जानते ही होगे। ठीक है, तो अब यहाँ क्या क्या होगा आंसर, साइन C इक्वल टू BA क्या है 4 परपेंडिकुलर, और CA क्या है 5, तो आप ये देखो कि इस जगह 4/5 आया साइन C एंगल चेंज होने से, और साइन A होने की वजह से क्या होगा 3/5 आ रहा है, तो ये चेंज हो गया, केवल एंगल चेंज होने से वैल्यू चेंज हो जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बोल दिया जाए cos C इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब बेस कौन सा है, C एंगल को देखेंगे, C तो इसका बेस कौन सा है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे CB लिखो, और हाइपोटेनस क्या है CA, तो CB की जगह पे क्या लिखेंगे 3, और CA की जगह क्या है 5, हो गया, ये मिला लो। जब एंगल A था तो 4/5, लेकिन एंगल C हो गया तो 3/5, सही है, तो एकदम सही है। ठीक है, अब इसके बाद इसको भी चेंज कर देते, tan C, इसको भी चेंज कर दिया हमने, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है BA, तो हमने क्या किया BA लिख दिया, और बेस क्या है CB, परपेंडिकुलर की जगह 4 और बेस की जगह 3, देखो tan एंगल A जब था तो 3/4, CA तो 4/3, तो इस तरीके से क्या हो गया, बदल जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको समझ के अच्छे से आप एक्सरसाइज कर लोगे, फर्स्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मैं फिर से लाऊंगा, उसमें हम इसके आगे पढ़ेंगे, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके बाद आपका आएगा स्पेशल टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनका हम प्रूफ भी देखेंगे, और फिर उस पर 1-2 क्वेश्चंस भी कर लेंगे और समझते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मन लगा के पढ़ो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।